अगर हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट नापने की कोशिश करें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा एटॉमिक वाइब्रेशंस पे, तो उसके लिए मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं और हम देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर को जो हम चेंज करेंगे तो उसका एटॉमिक वाइब्रेशंस पे किस तरीके से वो उसका अपना प्रभाव डालेगा। तो मान के चलते हैं, सबसे पहले एक रूम टेम्परेचर ले लेते हैं 25 डिग्री, और इस केस में जो हमारे किसी भी मटेरियल के अंदर के जो एटम्स होंगे उनका एक स्मॉल वाइब्रेशन होगा। यहाँ पे ये जो येलो कलर का जो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्शन बताई है, ये बेसिकली ये बता रहा है वाइब्रेशन। ध्यान रखना, दिस इज वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशंस को शो कर रहा है, ठीक है, ना कि डायपोल मूवमेंट को। जैसे पहले पुराने लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करा था। तो येलो कलर के वेक्टर जो हमने डायग्राम में जो एटम बनाते थे उसके ऊपर जो इस तरीके का वेक्टर यूज करते थे वो हमारा डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर है हमारे पास 25 डिग्री, और ऐसे केस में वाइब्रेशन, स्मॉल वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा के 40 कर देता हूँ, ठीक है, अगर हम लोग जैसे ही टेम्परेचर 40 बढ़ाएंगे तो यही एटम्स जो स्मॉल वाइब्रेट कर रहे थे उनके वाइब्रेशंस की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, और अब हम देख सकते हैं कि वो काफी ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। यहाँ पे इनका मूवमेंट, ये जो वेक्टर बड़ा हो गया है, ये दिखा रहा है कि इनका मूवमेंट जो है, इनका जो मोशन है वो तेज हो जा रहा है, ये दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को 25 से 40 की तरफ ले जाता हूं तो वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेचर को और बढ़ा दूं, 60 डिग्री ले जाऊं, तो ऐसे केस में बहुत ही रैंडम और बहुत ही हाई लेवल के वाइब्रेशंस मुझे देखने को मिलेंगे एटम्स में, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड एटॉमिक वाइब्रेशन। यानी कि जैसे जैसे कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाइब्रेशन जो होंगे एटम के वो बढ़ते चले जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन इंक्रीज दी वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। यानी कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो भाई वाइब्रेशंस जो है एटम के वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये अब तक की पिक्चर हमारे सामने, यानी कि ये जो टेबल मैंने बनाई है, या कह सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वेशन करी है उसका ये कंक्लूजन निकल के आया है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो ये दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, और एक होता है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, ठीक है। नाउ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक क्लोजनेस के बेसिस पे इनको फर्दर डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। वहीं पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं इनको हम लोग सिंपली एक कैटेगरी जानते हैं, वो है डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो जिसके अंदर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटॉमिक क्लोजनेस के बेसिस पे उन्हें कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जैसे कि बहुत ही फार, ठीक है, वेरी फार क्लोजनेस, यानी कि काफी दूर दूर एटम्स हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है वेरी क्लोज, ठीक है। तो अगर वेरी फार यानी कि अगर कोई ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर एटम्स जो है वो अनपेयर्ड हैं और काफी दूर हैं, तो यहाँ से जन्म होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। इस तरीके की मटेरियल को हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। वहीं पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन बहुत क्लोज हैं, तो ऐसे केस में हमें डोमेन फॉर्मेशन दिखता है, और डोमेन पे हम तीन कैटेगरी बना सकते हैं, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक क्लोजनेस की, तो एटॉमिक क्लोजनेस के बेसिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम्स वाले मैग्नेटिक मटेरियल को दो कैटेगरी में बांट दिया। ये सारी चीज चर्चा कर चुके हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करता हूं, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर किसी मैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उससे क्या होगा, एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहली स्लाइड में हमने ये देखा था। अगर एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे तो मैग्नेटिक अरेंजमेंट अफेक्ट्स हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब देखो क्या होता है एटॉमिक, अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के अरेंजमेंट की, तो आपने को याद होगा, अगर पुराने लेक्चर्स मेरे आपने देखे हैं तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन के अंदर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के सेम फेरोमैग्नेटिक है तो सेम पोजीशन में लाइंग होंगे। अगर एंटी फेरो है तो एक लेयर इधर होगी, एक लेयर इधर होगी, एंटी पैरेलल अलाइंग होंगे, ठीक है। लेकिन मैं इन दोनों को, ये हो गया एंटी फेरो, दिस इज एंटी फेरो एंड दिस इज फेरो, ठीक है। ये दोनों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे हैं। लेकिन अगर दोनों में से मैं खास बात करूं तो दोनों के अंदर एक सिक्वेंशियल बिहेवियर है, सिक्वेंशियल बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्वेंशियल बिहेवियर देखने को मिलता है, मतलब एक सिंक्रोनिज्म है, एक तालमेल है, ठीक है, एक अरेंजमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक अरेंजमेंट कह सकता हूँ, अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी डोमेन वाले मेटल की जिसके अंदर क्लोजनेस बहुत कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो नेबरिंग एटम्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास हैं, और जब पास हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत इंटर रिलेशन में है, तो ऐसे में हमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जो कि हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इससे एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ेंगे, और ये जो एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ेंगे ये डेफिनेटली मैग्नेटिक अरेंजमेंट को अफेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो तुम सीक्वेंस देख रहे हो ये अफेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है?
तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक अरेंजमेंट अफेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि एटम जब वाइब्रेट करेगा तो जैसे जब वो नॉर्मल कंडीशन में था, रूम टेम्परेचर पे थे, सब एक तरफ देख रहे थे, अगर उस फॉर एग्जांपल अगर किसी कमरे में सब लोग एक तरफ देख रहे हैं और वहां पे एकदम से कोई घटना हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए या कोई सडन चेंज आ जाए, तो सब के सब बिखर जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ही टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ते हैं और वहां पे मैग्नेटिक अरेंजमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आई? तो जब ये डिस्टर्ब होगा तो ससेप्टिबिलिटी अफेक्ट होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी ये बताती है कितना मैग्नेटाइजेशन हमें मिल रहा है और कितना इंटेंसिटी अप्लाई करी है। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है बेसिकली अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि अगर हम बात करते हैं डाया मैग्नेटिक की, डाया तो उसके अंदर किसी भी तरीके का अरेंजमेंट नहीं था, तो वहां पे ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव और वेरी स्मॉल थी। इसी तरीके से अगर पैरा की बात करते हैं तो पैरा के अंदर क्या था, किसी भी तरीके का अरेंजमेंट नहीं था, तो इसकी भी ससेप्टिबिलिटी जो थी पॉजिटिव तो थी पर वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल थी। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं फेरो की, तो यहाँ पे आपको याद होगा इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और वेरी लार्ज ससेप्टिबिलिटी थी। याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करें पुराने लेक्चर्स में। तो ससेप्टिबिलिटी बेसिकली ये डिपेंड करती है अरेंजमेंट पे, यानी कि कितना अच्छा अरेंजमेंट है। अगर किसी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट होगा तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत हाई होगी, और कहीं पे अरेंजमेंट बेकार होगा, यानी कि जैसे पैरा हो गया, डाया हो गया, जिसमें रैंडम अरेंजमेंट है, तो वहां पे ससेप्टिबिलिटी बहुत ही खराब होगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ससेप्टिबिलिटी जो चीज है वो डिपेंड करती है अरेंजमेंट पे, सीक्वेंस कैसा है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया उससे एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़े, और एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ने से क्या हुआ, मैग्नेटिक अरेंजमेंट जो थे वो अफेक्ट हो गए। मैग्नेटिक अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं सीक्वेंस अफेक्ट हो गया, या कह सकते हो जो उनका एक कह सकते हैं अरेंजमेंट जो था वो अफेक्ट हो गया, अरेंजमेंट अफेक्ट हो गया। तो जब अरेंजमेंट अफेक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी चीज है, ससेप्टिबिलिटी पे बहुत ही भारी असर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर जो होता है जब वो चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी में चेंज आ जाता है। नाउ टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी का क्या रिलेशन है अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, इसको हम इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि टेम्परेचर के बदलाव से ससेप्टिबिलिटी में क्या चेंज आता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायामैग्नेटिक लेते हूँ, बहुत ही सिंपल है। डायामैग्नेटिक की अगर हम बात करते हैं, ऐसे मटेरियल जो होते हैं इनकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, यानी कि इनके ऊपर, क्योंकि देखो ऑलरेडी किसी भी तरीके का कह सकते हैं हम, कोई इसमें अरेंजमेंट होता नहीं है। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने अप्लाई नहीं की तो इसमें तुम्हें डायपोल देखने को ही नहीं मिलेंगे, तो कोई खास असर नहीं पड़ता है इसका, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। ठीक है, या कह सकते हैं बहुत ही स्लाइटली इफेक्ट होता है टेम्परेचर से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो टेम्परेचर से जिसकी ससेप्टिबिलिटी अफेक्ट ना हो तो डायामैग्नेटिक आप चुन सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही स्लाइटली अफेक्ट होते हैं। ठीक, डायामैग्नेटिक मेटल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे टेम्परेचर पे। ना अगर इनका कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मान लेते हैं इस कर्व को जरा ड्रॉ करते हैं। तो इस कर्व के लिए क्या करना है, सिंपली एक मैंने वाई एक्सेस जो है यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी ले ली है, ठीक है, काई, और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया है, टेम्परेचर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब हमसे कहा गया है कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम एक बात जानते हैं कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है, ये दो बातें मैं जानता हूँ। तो अगर टेम्परेचर के हिसाब से मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ससेप्टिबिलिटी ये होगी डाया की, मान लेते हैं स्मॉल सी नेगेटिव, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये हो गया माइनस काई। ठीक है, तो स्मॉल हो गई, डी लिख देता हूँ डायमैग्नेटिक की, तो ये माइनस काई रहेगी और ऑलमोस्ट देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से। वेट, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इसको कलर भी इसका थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ। ठीक है, पेन ले लेते हैं। तो अब देखो क्या होगा, इसका जो कलर होगा कुछ इस तरीके से, कर्व, सॉरी कलर कह रहा हूँ, कर्व जो होगा इसका कुछ इस तरीके से कर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैंने करा क्या, सिंपली हमने एक अगर हम ससेप्टिबिलिटी ड्रॉ करें डायमैग्नेटिक की, तो क्योंकि डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव यानी कि नीचे आ गए हैं माइनस वाई एक्सिस पे, और इंडिपेंडेंट और बहुत ही स्मॉल ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत छोटी सी, इतनी सी ससेप्टिबिलिटी मैंने ली है डायमैग्नेटिक की। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो टेम्परेचर तुम कितना भी बढ़ा लो, 10 20 30 40 50, देखो तुम्हें ससेप्टिबिलिटी हमेशा क्या मिल रही है, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ दिस इज द ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो इनकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो देखा गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक, नाउ अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे इनके में भी सेम काई और टेम्परेचर ले लेते हैं ना। अब इनकी लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी ससेप्टिबिलिटी की खास बात ये होती है, दिस वन इज द पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है एक तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, और
स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होगी, स्मॉल मैग्नीट्यूड की, स्मॉल मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी लेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो कुछ इस तरीके का कर्व मुझे देखने को मिलेगा। आयु समझ में आ रहा है? सो दिस इज द कह सकते हैं कि पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे इनकी ससेप्टेबिलिटी डाउन होती चली जाएगी। क्या होगा? देखो पैरामैग्नेटिक के अंदर हम जानते हैं ऑलरेडी रैंडम अरेंजमेंट है, लेकिन जब उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कुछ मैग्नेटिक अरेंजमेंट देखने को मिल जाते हैं। पर जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक अरेंजमेंट जो थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वापस से रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, और जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो ससेप्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी क्योंकि अरेंजमेंट कम हो रहा है। क्लियर हो गया? नाउ अब चलते हैं फेरोमैग्नेटिक की तरफ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा, कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ससेप्टेबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक है ना? अगर इसको ड्रॉ कर लेते हैं ससेप्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर, तो जैसे ही हमने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो ससेप्टेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू से डाउन होना शुरू हो गई ना। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद, अगर हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद भी टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो ससेप्टेबिलिटी डाउन होगी, पर एक अलग तरीके का कर्व हमें देखने को मिलेगा। देखो टीसी से पहले, यानी कि ये जो मैंने इसको मार्क कर देता हूं, दिस वन इज योर क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले देखोगे तो तुम्हें कर्व कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, जबकि क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद कर्व की जो डायरेक्शन है, या कह सकते हो जो कर्व की जो डिजाइन है, वो चेंज हो गई है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो ये जो चेंज आया है ये किस वजह से आया है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेरोमैग्नेटिक, मतलब ये है बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूं तो क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूजेस इट्स सीक्वेंशियल पैटर्न एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस पूरे लेक्चर का। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है ये वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अपना सीक्वेंशियल पैटर्न जो है उसे खो देगा और एक पैरामैग्नेटिक की तरह वर्क करने लगेगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर हम बात करते हैं बिफोर टीसी और आफ्टर टीसी की, तो देखो देख सकते हो कि टीसी से पहले, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है, और जैसे ही हम टीसी को क्रॉस कर गए तो हमारा जो कर्व है वो पैरामैग्नेटिक कर्व को फॉलो करने लगेगा। आपको याद होगा, अभी पीछे देखा था कि अगर मैं पैरामैग्नेटिक का कर्व बनाता हूं तो कुछ इस तरीके का कर्व आता है। देखो, ठीक है, देखो वैसे ही कर्व आ रहा है यहाँ पे। आई होप समझ में आ रही होगी। तो जैसा पैरामैग्नेटिक का कर्व आता था बिल्कुल वैसे ही फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक के कर्व को फॉलो करने लगेगा। तो आई होप समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या कि आपने जैसे, अब देखो प्रोसेस बता दे रहा हूँ, आपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करा, ससेप्टेबिलिटी डाउन होना शुरू हुई इस तरीके से पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये अब क्या हुआ, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच गए, जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस करा, जैसे ही इसको क्रॉस करोगे तो अब कर्व इस पर्टिकुलर शेप की जगह पैरामैग्नेटिक कर्व की शेप को फॉलो करने लग जाएगा। देखो जैसा पैरामैग्नेटिक में होता था इस तरीके से, बिल्कुल वैसी शेप ये फॉलो करने लग जाएगा। तो आई होप जी समझ में आ रही होगी। तो फेरोमैग्नेटिक जो है वो अपने कर्व को, फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्व से देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर टी ग्रेड लेस देन टीसी है तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक मटेरियल जो तुम खरीद के लाए हो मार्केट से, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है फेरोमैग्नेटिक, वो फेरोमैग्नेटिक की तरह ही वर्क करेगा। लेकिन अगर टी को बड़ा कर देता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर, हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू को क्रॉस कर गया, तो ऐसे केस में ये जो फेरोमैग्नेटिक कर्व है ये, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। और होना भी चाहिए। क्या हो रहा है, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर जिससे पहले थोड़ा सा मटेरियल जो है उसके अरेंजमेंट डिस्टर्ब हुए थे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल अगर स्टार्टिंग स्टेज में चले जाओगे तो डोमेन के अंदर सारे डायपोल्स एक तरफ देख रहे होंगे। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो कुछ डायपोल जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी कि एक आध डायपोल डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन अभी भी मैक्सिमम डायपोल जो होंगे वो एक तरफ देख रहे होंगे। लेकिन जैसे ही टीसी को क्रॉस करो क्रिटिकल टेम्परेचर को, तो ऐसे केस में क्या होगा, सारे के सारे डोमेन के जो डायपोल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि इस तरीके का जो डिस्टर्बिंग डोमेन होता है ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पैरामैग्नेटिक में। क्योंकि आपको याद होगा पैरामैग्नेटिक जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होते हैं वो रैंडम होते हैं, उनके अंदर रैंडमनेस होती है। तो सेम यहाँ पे ये हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, रेंडमनेस बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी तो जो सीक्वेंस देखने को मिल रहा था वो नहीं मिलेगा और वो बदल के पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर हो गया यहाँ पे ना? अगर एंटी फेरो की बात कर लेते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इसके अंदर कर्व अगर हम ड्रॉ करें काई और टेम्परेचर के बीच में, तो कुछ शुरुआत में क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कर्व आता है इसका एंटी फेरो में, कि शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ने पे इनके अंदर ससेप्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होती है।
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर Tn तक, और इसके बाद क्या होता है, वापस से ये कर्व जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, यानी कि ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू होगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, Tn तक मैक्सिमम पे पहुंचेगी, मार्क कर देता हूं, दिस इज द मैक्सिमम ससेप्टेबिलिटी जो एंटी फेरो शो करेगा। और उसके बाद जैसे ही आप Tn को यहाँ पे क्रॉस करोगे तो वापस से ये कर्व जो होगा डाउन होना शुरू हो जाएगा। नाउ ये Tn जो है ये भी एक अगेन एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है। ये भी एक, जैसे कि अभी फेरोमैग्नेटिक में Tc एक था क्रिटिकल टेम्परेचर, वैसे ही एंटी फेरो में Tn होता है। क्लियर हो गया। नाउ ये चीज देखो, यानी कि जैसे ही तुम Tn को पार कर जाओगे तो पैरामैग्नेटिक, और Tn से पहले एंटी फेरोमैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा हमने उसमें देखा था। बस अंतर क्या है कि उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले जो फेरोमैग्नेटिक कर्व था वो भी डिक्रीजिंग ही था, उसकी शेप अलग थी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि शुरुआत में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी बढ़ना शुरू होगी, मैक्सिमम पहुंचेगी काई मैक्सिमम, और उसके बाद वापस से डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखो जैसे ही Tn क्रॉस करोगे एंटी फेरो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाया, ससेप्टिबिलिटी बढ़ी T लेस देन Tn तक। क्लियर, टेम्परेचर और बढ़ाया, ससेप्टिबिलिटी गिर गई T ग्रेटर देन Tn तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम मार्केट से नया नया मेटल खरीद के लाए हो तो भैया क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर रखोगे तो वो एंटी फेरो जो मार्केट से खरीद के लाए हो पन्नी में पैक करके, वो एंटी फेरो ही रहेगा। लेकिन अगर आपने उसी मटेरियल को जो मार्केट से एंटी फेरो नाम से खरीद के लाए थे, उसको तुमने अगर T ग्रेटर देन Tn रख दिया, यानी कि अगर तुमने उसको ऐसे टेम्परेचर में रखा जो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है Tn से, तो ऐसे केस में वो कन्वर्ट होके पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यानी कि तुम लाए तो एंटी फेरो थे पर वो बदल गया और बदल के सस्ता वाला पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही है। जैसा हमने पीछे देखा था कि फेरोमैग्नेटिक मार्केट से खरीद के लाए, पर उसे अगर तुमने उसको टेम्परेचर लेस देन Tc में रखा तब तक तो वो फेरो ही रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ग्रेटर कर दिया Tc से तो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही मार्केट से आप खरीद के एंटी फेरो लाओगे और वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर तुमने Tn से पार कर दिया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ अब इसको कंक्लूजन कर लेते हैं, यानी कंक्लूड कर लेते हैं जितना भी सीखा। तो कंक्लूड हम लोग कर्व पे करेंगे। हमारे पास ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर कर्व था, तो दिस इज द, ये सबसे पहला कर्व था पैरामैग्नेटिक का। नाउ दूसरा कर्व हमने देखा फेरोमैग्नेटिक का। हमने देखा कि अगर फेरोमैग्नेटिक का कर्व बनाते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे ही हम पार करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक का कर्व कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर Tc मार्क कर दिया। तीसरा कर्व मैंने देखा एंटी फेरोमैग्नेटिक का, और यहाँ पे हमने देखा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर था Tn। बड़ा इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी ना। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। हमने सीखा कि फेरोमैग्नेटिक जो है वो भी पैरा में कन्वर्ट होंगे, एंटी फेरो भी पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन देखो टेम्परेचर अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक हमने फेरोमैग्नेटिक में क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा Tc, और मार्क कर देता हूं, हमने फेरोमैग्नेटिक में जब हम देख रहे थे तो हमने पढ़ा था क्रिटिकल टेम्परेचर Tc, जिसके बाद दुनिया बदल जाएगी और फेरो जो है वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके का एक टेम्परेचर पाया जाता है एंटी फेरो में, जिसको मैंने लिखा है नाम Tn, और यहाँ पे भी दुनिया बदल जाएगी, यानी कि एंटी फेरो जो है वो फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये टेम्परेचर क्या है, इनका क्या नाम है, क्या सिग्निफिकेंस है, और इस टेम्परेचर को पार करने पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग, हमारी मैग्नेटिक मेटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर और बहुत डिटेल में जानेंगे। यानी कि ये मैंने कंक्लूड कर दिया है और यहाँ से हम लोग पहुंच गए हैं करीब क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर के। यहाँ पे जो आपने नाम Tn और Tc देखा है, Tn था नील टेम्परेचर और Tc था क्यूरी टेम्परेचर। तो इन सब चीजों को हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कुछ नया सीखा तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।